काल और मध्यकाल। हिंदी साहित्य जो है बेटा वो 3 भागों में डिवाइड है। आदिकाल जो पहले का था, मध्यकाल जो बीच वाला काल है, और उसके बाद आधुनिक काल जो आज तक चल रहा है। आज का जो साहित्य है, जो जो भी आज कुछ छप रहा है, वो सारा आधुनिक काल में आता है। ठीक है बेटा। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कुछ है। ठीक है, उसका काल विभाजन कैसे किया गया है, अभी पहले जो हिंदी साहित्य था उसका काल कैसे विभाजन किया गया। ठीक है, और इसका काल निर्धारण और कैसे कैसे इसका नामकरण किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा इसके जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं वो आ जाएंगी। आदिकाल, आदिकाल की सबसे किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। पता है आपको पृष्ठभूमि क्या होता है, पता है ना? पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, फिर उसमें सिद्ध और नाथ साहित्य आता है, रासो साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के साहित्य उसमें है। फिर आदिकाल आ जाता है बेटा। आदिकाल में भक्ति काल, संत काव्य धारा, और जिसमें सगुण काव्य धारा, निगुण काव्य धारा आपने एमए की है, एमए में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वो धाराएं आ जाती हैं। फिर इसके बाद बेटा आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसको हम सारा वास्ट लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसी के बेस में आपको सारे वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप मास्टर कैडर में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, फिर आ जाता है बेटा हमारा गद्य गद्य भाग, जिसका क्या है, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध सारा आता है। ठीक है, हिंदी पता ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, गद्य और पद्य। गद्य में क्या आ जाता है, कहानी, उपन्यास, नाटक, और पद्य में क्या रह जाता है, हमारी कविता भाग। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो मैंने आपको अभी भक्ति काल वगैरह बताया, उसके कवि बताए कौन कौन से आएंगे। एक तो भारतेंदु बाबू हरीशचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये हमारे कवि हैं जो हमें मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद हमारे कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, मनु भंडारी, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णा सोपती, जनेन्द्र सुदर्शन, भीषम सानी और यशपाल। ओके, निबंधकार भी, नाटक भी ऐसे नाटककार है। 4 हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा ये कहानी भाग। ठीक है, उसके बाद समीक्षा सिद्धांत आ जाता है, जिसमें हम गीति काव्य, गद्य गद्य विधाएं पढ़ेंगे बेटा। निबंध, संस्मरण, जीवनी होगी किसी की। ठीक है, फिर हमारा आता है कि उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं, उसका वर्गीकरण। ठीक है, ऐसे ही कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व और उसका वर्गीकरण, समीक्षा का सिद्धांत। ठीक है बेटा, फिर हमारा शुरू हो जाता है व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में क्या है, भाषा और लिपि। ठीक है, वर्ण और विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। फिर हमारी सारी व्यवहारिक ग्रामर। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या आ जाता है बेटा, संज्ञा होगी, विशेषण हो गया, विपरीत शब्द, समानार्थक शब्द, जो हमने 10th 9th में पढ़ा है वो सारा सिलेबस इसमें कवर होगा। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, छंद, दोहा, अलंकार। ठीक है बेटा, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, बता सकते हो इतिहास क्या है और साहित्य से इसका क्या लिंक है? थोड़ा बहुत कुछ भी मेरे को बताओ। इतिहास क्या होता है, चलो इसको छोड़ दो क्योंकि इसके साथ ही कनेक्ट है ना। तो आप ये बताओ कि इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है? जो बीत चुका है। ठीक है, तो जो बीत चुका है, साहित्य में जो कुछ बीत चुका है, जो जो रचनाएं बन चुकी हैं, जो जो लिखा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी होती है बेटा? हम्म हाँ जी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? युगीन परिस्थितियां। उस टाइम की क्या परिस्थितियां थी, लोग कैसे थे, वातावरण कैसा था, वैसा ही क्या है बेटा, इतिहास रचा जाएगा। इतिहास के ऊपर सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा जो प्रेशर डालता है वो क्या है, युगीन परिस्थितियां। ठीक है, अब जो हमारा इतिहास है इसके बेटा 2 दृष्टिकोण है। इतिहास को देखने के 2 दृष्टिकोण है।
फर्स्ट इज वस्तुपर्क और आत्मपर्क। ठीक है, कोई भी साहित्यकार है बेटा वो इन दोनों दृष्टियों से इतिहास की सृजना करता है। ठीक है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कौन सी दृष्टि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वस्तुपर्क और आत्मपर्क शैली। वस्तुपर्क में क्या होता है बेटा, तथ्य आ जाते हैं, ठीक है, प्रमाण आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे इतिहास के एविडेंस हमारे पास पड़े हैं, प्रमाण पड़े हैं, उसके बेसिस पे एक तो इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, ये जो पद्धति होती है बेटा ये आलोचनात्मक पद्धति होती है। आलोचनात्मक पद्धति, और क्या कहते हैं इसको, वैज्ञानिक पद्धति। जिसमें क्या है बेटा, तथ्य के ऊपर विचार किया जाता है, फिर उसकी छानबीन की जाती है कि कौन सा तथ्य हमें रखना है कौन सा नहीं रखना, ऐसे क्या सारा सिस्टम चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, एक होता है बेटा आत्मपर्क। आत्मपर्क में क्या होता है, वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण को लेके चलता है कवि। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कला के साथ जोड़ता है उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, कलात्मक शैली। ठीक है, यहां तक पता लगा आपको। साहित्य के इतिहास के लिए जरूरी क्या है, तत्कालीन परिस्थितियां जो मेन है। ठीक है, उसके बाद इसके दो दृष्टिकोण है, एक वस्तुपर्क एक आत्मपर्क। वस्तुपर्क शैली में हम क्या है, आलोचनात्मक पद्धति, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं, जो तथ्य और परिमाण पर आधारित होती है। आत्मपर्क शैली में क्या है, वो खुद व्यक्तिगत को लेकर चलता है, जो उसके ऊपर बीती है या उसने जो यथार्थ भोगा है। यथार्थ क्या होता है बेटा, जो उस टाइम में जो चीज चल रही थी, जो उसने खुद भोगा है, वो यथार्थ वो साहित्य में डालकर क्या करता है, साहित्य की सृजना करता है। किसका सहारा लेकर, कला का सहारा लेकर। ठीक है, समझ आ गया इतना। अगर आपने ये उतारना तो आप उतार सकते हो, है आपके पास कॉपीज, इसको उतार। साहित्य की बात आप जितने भी वास्ट लेवल पर कर सकते हो ना, हम कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य इतना ज्यादा वास्ट है। आज हम जो हमारा प्राचीन साहित्य है वो तो लिखा गया, आज तक भी हमारा साहित्य क्या है, जिंदा है। उसमें कितनी रचनाएं लिखी जा रही हैं, कितनी छप रही हैं, कितनी ऐड हो रही हैं। तो जो हमारा आधुनिक साहित्य है वो टिल क्या बोलते हैं, टिल टुडे तक है। ठीक है बेटा, कर लिया आपने। अच्छा, जो हमारे हिंदी साहित्यकार हैं बेटा, जो हमारे हिंदी साहित्यकार हैं, एक तो हिंदी साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी साहित्य के प्रति अपना दृष्टिकोण रखा है, और दूसरे कौन सा साहित्यकार होता है बेटा, पाश्चात्य साहित्यकार। ठीक है, पाश्चात्य साहित्यकार। जो हिंदी साहित्यकार है बेटा, इनका जो दृष्टिकोण रहा है हमेशा साहित्य के प्रति क्या रहा है, आदर्शवादी या आदर्श मूलक। इन्होंने आदर्शों को लेकर बात करी है साहित्य में। ठीक है बेटा, और जो हमारे पाश्चात्य साहित्यकार हुए हैं वो किसको लेकर चलते हैं बेटा, यथार्थवाद को और वस्तुपर्क दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। यथार्थ मतलब जो उन्होंने भोगा है वही उन्होंने साहित्य में रचा है।
ठीक है बेटा। वस्तु परक क्या हो गया, तर्क और प्रमाण के आधार पर उन्होंने बात करी है, वो आदर्शों को लेकर नहीं चलते। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा, ये आदर्शों को लेकर चलते हैं। उस टाइम के जो आदर्श थे, जो उनके मान्यताएं थी, वो उस चीज को लेकर चलते हैं साथ में। ठीक है, तो जो एक पाश्चात्य साहित्यकार हुआ है, हीरोडोट्स। ठीक है, इसने हिंदी साहित्य का जो हमारा देखने का नजरिया है या हिंदी साहित्य है, इसके उसने कुछ लक्षण बताए हैं कि हिंदी साहित्य के, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि हिंदी साहित्य के इसमें से कौन से लक्षण है बताओ, इसके कुछ लक्षण है हिंदी साहित्य के जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला लक्षण क्या है कि जो हिंदी साहित्य है वो वैज्ञानिक विधा है, वैज्ञानिक इतिहास है। ये है हीरोडोट्स बता रहा है। ठीक है, आपको अगर आपको लक्षण लिख के भी आपको नाम पता, आपको नाम भी आ सकता है कि ये लक्षण कौन से पाश्चात्य साहित्यकार के हैं। ठीक है, तो किसके हैं बेटा, ये हीरोडोट्स के। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा इसका लक्षण, कि हिंदी साहित्य क्या है, मानविकी है। इसके इसके मध्य में क्या है बेटा, मानव जाति। ठीक है, जिसके ऊपर ये रचना करता है। ठीक है, जैसे कोई साहित्यकार किसी भी चीज की रचना कर रहा है, वो रचना मानव से संबंधित होगी ना। हम लोगों की आज हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कई बार हमारे माइंड में आता है ना, अरे ये तो मेरी कहानी के जैसे मिलती जुलती है, ये आज की चीज के ऊपर बताया गया है। जैसे कोई जैसे अब मान लो क्या कहते हैं, जैसे गोदान है, मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी है गोदान। ठीक है, गोदान किस पे आधारित है, किसान वर्ग पे आधारित है, किसान की दशा पर आधारित है। और उस टाइम जो जो उन्होंने भोगा था यथार्थ, उस टाइम जो दशा होगी किसानों की, वो उन्होंने बयान किया है। वो आज भी आधुनिक काल में भी लागू होती है ना, गोदान होती है। तो ये कौन सी चीज के अंतर्गत आता है बेटा, आदर्श मूलक के। उस टाइम के आदर्शों को लेकर उन्होंने कला का सहारा लेकर जो भी लिखा, वो आज के आधुनिक युग में भी क्या है बेटा, हमारे लागू होते हैं। ठीक है, हाँ जी, बेटा उसमें उन्होंने आदर्श भी लिए हैं ना अपने। जब हम हिंदी साहित्यकार की बात करते हैं कि वो आदर्श मूलक था, बट जब हिंदी साहित्य आदिकाल से आधुनिक काल तक आ गया ना, तो उन्होंने इनके सारे जो ये पॉइंट्स थे, इनको अपनाया उन्होंने। ठीक है, जैसे हम मोहन राकेश को पढ़ते हैं, मोहन राकेश की सारी रचनाएं यथार्थवाद के ऊपर है, जबकि वो पाश्चात्य साहित्यकार नहीं है। ये उनका दृष्टिकोण था, ये हम दृष्टिकोण बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि इन्होंने ये अडॉप्ट ही नहीं किया, इन्होंने इसको भी अडॉप्ट किया है। पर उनका जो मेन, जो उस टाइम उनका जो मेन था, वो देखने का नजरिया क्या था, आदर्शवाद। धीरे धीरे आधुनिक काल तक आते होते उन्होंने इनको भी साथ में अपना लिया। ठीक है बेटा, सेकंड क्या बोल रहे हैं कि इसके सेंटर पॉइंट में क्या है बेटा, मानव जाति है। ठीक है, थर्ड क्या है, साहित्य का इतिहास, तथ्य और प्रमाण पर आधारित है। इसमें हमें तथ्यों की और प्रमाण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हेरोडोट्स बोल रहा है।
फोर्थ पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि यह भूतकाल के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। जो मैंने आपको अभी गोदान की बात करी है, जो गोदान है वो भूतकाल में लिखा गया ना, बट वो आज के भविष्य में भी वो क्या बेटा लागू होता है। जो हमारा साहित्य है वो भूतकाल के आलोक में आज के भविष्य की बात करता है। ठीक है, ये हेरोडोटस ने बोले हैं 4 पॉइंट। समझ में आया आपको? फर्स्ट क्या है कि हिंदी साहित्य है जो वैज्ञानिक साहित्य है। ठीक है, सेकंड क्या है, हिंदी साहित्य मानविकी है, इसके मध्य में मानव जाति है। थर्ड वो क्या बोल रहे हैं कि साहित्य का इतिहास तथ्य और प्रमाण पर आधारित है। ठीक है, फोर्थ वो क्या बोल रहे हैं कि यह भूत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत ये सब कवर करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास को लिखने के लिए बहुत सारे विद्वान हुए हैं हिंदी में। ठीक है बेटा, वो मैं आपको कल करवाऊंगी सारा डिटेल में। तो हम ये बताएंगे कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा था। बेटा ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है, गारसा तदारसी। ठीक है, ये कौन थे बेटा, कौन से साहित्यकार थे ये? फ्रेंच। ठीक है, और इन्होंने कौन सी भाषा में साहित्यकार लिखा था? फ्रेंच में। ठीक है, पर ये भी तथ्य और प्रमाण की दृष्टि से क्या था बेटा, हिंदी साहित्य में लागू नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां थी जो साहित्य के अकॉर्डिंग नहीं था, तो इनके इतिहास को क्या है, सर्व मान्यता नहीं मिली। ठीक है, पर ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, कौन सी भाषा में था, या वो जो साहित्यकार था वो मतलब कौन सा विद्वान था, किसका था, फ्रेंच का था। ठीक है बेटा, जैसे गारसा दासी हुए, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन था, शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है, उसके बाद जैसे द्विवेदी जी आए, शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या है, हिंदी साहित्यकार। हिंदी साहित्य से शुक्ल जी का क्या संबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन है? हिंदी साहित्य के सबसे बड़े क्या है बेटा, आलोचककार है। ठीक है, उन्होंने साहित्य के बारे में क्या बोला शुक्ल जी ने? हिंदी साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का, हाँ जी, संचित रूप है। ये ऑलवेज कोटेशन ना मोल्ड करके डालते हैं ऑब्जेक्टिव में और पूछते हैं कि ये किसकी है। और जो मैं आपको कोटेशंस यहाँ पे मेन करवाऊंगी वो आपने ऑब्जेक्टिव में याद करनी और मैं आपको टेस्ट में भी डालूंगी। ठीक है, तो हमारी पहली कोटेशन इतिहास के बारे में क्या कि हिंदी साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप है। कि जनता की चित्तवृत्ति क्या होगी बेटा, उनका उनका स्वभाव, उनका जो मन कहता है, दिमाग बोलता है, उसको सेंटर में लेके जो एक साहित्यकार है वो क्या है, हिंदी साहित्य में साहित्य की रचना करता है। ठीक है बेटा, अब इतिहास जो है ये लिखनी है आपको, बताइए। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है बेटा, उसको लिखने की कुछ पद्धतियां हैं। एक ये टॉपिक है आपका, इतिहास लेखन की पद्धतियां। ठीक है, कौन कौन से ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लिखा गया और कौन सा वैलिड हुआ। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, वर्णनक्रम पद्धति। दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, फिर आ गया विधेयवादी पद्धति, और चौथा कौन सा है, काल और तिथि के अनुसार। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या है बेटा कि जो लेखक और रचनाकार हुए हैं उनके नाम के पहले वर्ण के आधार पर बेटा,
ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति मतलब वर्णमाला के अनुसार, ठीक है बेटा। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था बेटा? गारसादासी और शिवसिंह सेंगर ने, ठीक है। पर ये पद्धति क्या कह रहे थे वो, उतारना आपने, उतारो, आप भी उतार लो बेटा। पर जो ये पद्धतियां हैं बेटा, ये पद्धतियां भी क्या थी, साहित्य के अनुसार सही नहीं थी। क्यों नहीं थी, कुछ बता सकते हो आप क्यों नहीं थी साहित्य के अनुसार ये सही? क्योंकि ये तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग है, फिर भी इसमें क्या ऐसा दोष था कि इसको उसमें जगह नहीं दी गई, इस पद्धति को? कुछ पता है आपको? पर जब हम आगे वर्णानुक्रम के बाद कालानुक्रम करेंगे वो भी वैलिड नहीं था। मैं बताती हूँ आपको वर्णानुक्रम पद्धति क्यों वैलिड नहीं थी। ठीक है, वेरी गुड, आप इतनी नॉलेज रख रहे हो, अच्छी बात है। वर्णानुक्रम पद्धति इसलिए वैलिड नहीं थी बेटा, हमने क्या पढ़ा है कि ये वर्णमाला के अकॉर्डिंग था। मान लो हिंदी का पहला वर्ण कौन सा है, क है जैसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, क अक्षर से जो लेखक हुए उनका नाम, उनको एक साइड कर दिया, फिर ख वाले फिर ग वाले। मैंने एक एग्जांपल लिया है, क वर्ण से मेरे पास कबीर जी हैं और केशव दास है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इन दोनों को साहित्य की वर्णानुक्रम पद्धति के अकॉर्डिंग इनकी रचनाएं एक तरफ इतिहास में कर दूं, तो जो पढ़ने वाला है वो क्या सोचेगा कि कबीर का जन्म कब है और ये कौन से है, ये रीति काल से संबंधित हैं, और ये क्या है, ये संत काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। ये क्या है बेटा, कबीर जी कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं, संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। संत काव्य धारा किसके अंतर्गत आती है, निर्गुण शाखा के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो भगवान को क्या मानते थे, निर्गुण निराकार। और जो केशव है ये बेटा रीति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, ये सगुन वाली साइड चले जाते हैं। इन्होंने तो क्या किया, भगवान की महिमा पर जोर दिया। पर केशव दास ने क्या किया, केशव दास हिंदी साहित्य में, अपने साहित्य में सबसे ज्यादा अतिशयोक्ति के लिए माने जाते हैं, कि सबसे ज्यादा इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया अपने साहित्य को लिखने के लिए। अतिशयोक्ति क्या होती है, हाँ जी, बढ़ा चढ़ाकर करना, स्त्री की महिमा का बखान करना। मेन इन्होंने किसका, कला में किसका सहारा लिया, कृष्ण और, हाँ जी, कृष्ण और राधिका का सहारा लेकर उनके ऊपर अतिशयोक्ति से वर्णन ही वर्णन किया, ठीक है। पर जो ये है, इन्होंने क्या किया, निर्गुण निराकार भगवान के ऊपर जोर दिया। तो ये मिसमैच है ना बेटा। तो हम ये पद्धति, हम क्या है, साहित्य के अकॉर्डिंग ये पद्धति सही नहीं बैठती, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, साहित्यकारों ने साहित्य की रचना इस पद्धति अकॉर्डिंग नहीं की। सेकंड पद्धति कौन सी है बेटा हमारी, कालानुक्रम अनुसार यह पद्धति, ठीक है। इस पद्धति में क्या है बेटा, साहित्यकार ने लेखक और कवियों की जन्म तिथि का सहारा लेकर साहित्य रचना चाहा, ठीक है बेटा। काल अनुक्रम में क्या है, कवियों और लेखकों की जन्म तिथि। और हमारे साहित्य में क्या है, कुछ ऐसे लेखक और कवि हैं जिनकी हमारे पास क्या है बेटा, एक वैलिड जन्म तिथि नहीं है हमारे पास, ठीक है।
तो हम अगर इसके बेस में भी हम रचना साहित्यकार अगर रचना करता है तो क्या है बेटा, वो रचना साहित्य में लागू नहीं होती। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जैसे चिंतामणि है, चिंतामणि का टाइम पीरियड, उसका जन्म पता है पर उसकी मौत नहीं पता कब हुई है। ठीक है, तो हम उसके साहित्य को कब तक बताएंगे कि कब तक उसने साहित्य लिखा है। ठीक है, कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से ये भी साहित्य में वैलिड नहीं है। ठीक है, उतारना है बेटा ये। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति में वही है कि साहित्यकार ने क्या बेटा, तथ्य और परिमाण का सहारा लेकर साहित्य की रचना करी है। तथ्य और प्रमाण के आधार पर। ठीक है, अब हमारे साहित्य में कहते हैं कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो क्या है बेटा, आदर्शों पर आधारित है, जो हमारी पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें हमें तर्क और प्रमाण का क्या है, सहारा नहीं लेना साहित्यकार ने। तो वो इस पद्धति के अनुसार कैसे इसमें तर्क और साहित्य को ढूंढेगा। ठीक है, तर्क और तथ्य और प्रमाण से आप क्या समझते हो, तथ्य क्या होता है और प्रमाण क्या होता है, ये बताओ। तथ्य क्या होता है? कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार है, कोई भी एक बार लिख लिया, मतलब लेख के लिए तो आप लिख लिए थी, उसमें संबंधित जो भी घटना मसीह या हमारे साहित्य पर जांच पड़ताल, हाँ, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो तथ्य होते हैं हमारे। ठीक है, और प्रमाण क्या होता है बेटा, कि इसमें से कौन सा सच निकला, क्या प्रमाण निकले हैं इसके, उसके बेसिस पर हम क्या है, साहित्य की रचना करेंगे, जो मटेरियल मतलब उनके पास जो कलेक्ट हुआ। ठीक है, पर कई बार किसी साहित्यकार का हमें मटेरियल नहीं मिलता, कोई मटेरियल के आदर्श पर आधारित है, किसमें उन्होंने यथार्थ का सहारा लिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो है ये क्या है, एक महंगी पद्धति भी पड़ जाती है। ठीक है, साहित्यकार के लिए कहाँ से तथ्य ढूंढ के लाना, सब कुछ करना। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, साहित्य के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारी जो फोर्थ पद्धति है वो है बेटा विधेयवादी पद्धति। इसको किसने शुरू किया था बेटा, पता है कुछ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसमें 3-4 चीजों की बात करी हुई है, जाति, वातावरण, 3 चीजें सॉरी, और क्षण। इसके आधार पर क्या है, उन्होंने साहित्य की रचना करी है। ठीक है, कि इसमें इन 3 चीजों का होना विधेयवादी पद्धति में जरूरी है, जिसके आधार पर कोई भी साहित्यकार हिंदी साहित्य में साहित्य की रचना करता है। तो ये क्या है बेटा, विधेयवादी पद्धति जो है वो उपयोगी सिद्ध हुई। ठीक है, साहित्यकारों ने इसके अकॉर्डिंग क्या है, साहित्य की रचना करी। जाति क्या होती है बेटा, किसी भी साहित्यकार की कौन सी जाति थी, मतलब नीची थी या ब्राह्मण था या खत्री था, उस बिहाफ पर उसकी रचनाओं का आलंकन किया। फिर उस टाइम का जो रचनाकार था, उसके टाइम पे वातावरण क्या था। ठीक है, जैसे कबीर जी है, कबीर जी के समय में वातावरण कैसा था, कबीर जी के समय में यही जात पात का बहुत ज्यादा रौला था ना, कि लोग जाति के आधार पर बटे हुए हैं और समाज में क्या बोलते हैं, नीची जात वालों को ऊपर ऊंचे मंदिरों में नहीं आने दिया जाता। ये उन्होंने इसका खंडन किया और साहित्य की रचना करी, तो ये भी वैलिड होता है। और क्षण क्या है, उस समय का जो वो समय चल रहा था, वो समय कैसा था, इन तीनों के आधार पर इस पद्धति के अकॉर्डिंग साहित्य की रचना की गई है। और आपको ये तीनों आ सकते हैं, जाति, वातावरण और क्षण कौन सी पद्धति में आते हैं या कौन सी पद्धति में इनको लिया जाता है। तो कौन सी पद्धति है बेटा, विधेयवादी पद्धति। ओके, आज हिंदी साहित्य के इतिहास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आगे भी करवा दूंगी, पर वो फिर सारा मिक्स हो जाएगा, डेमो है, तो हम इतना ही करेंगे। तो आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने किस नजरिए से लिया, आपको समझ आई? समझ आई आपको? आपका नजरिया, मतलब आपने क्या इसमें से क्या कंक्लूड किया है? हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हमने क्या क्या कवर किया और क्या आपने कंक्लूड किया इसमें?
क्या पढ़ा आपने साहित्य के इतिहास में? साहित्य के इतिहास को जाना आपने क्या होता है, ठीक है, कि इसमें हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, युगीन परिस्थितियां, ठीक है। फिर हमने इसके दो रूप पढ़े हैं, इसके दो रूप कौन से हैं, वस्तुपर्क और आत्मपर्क, ठीक है। वस्तुपर्क जो है वो वैज्ञानिक शैली में आधारित है, और जो आत्मपर्क है उसमें हम क्या है बेटा, कला का सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हेरोडोट्स उसके इसके 4 लक्षण बताता है, ठीक है। क्या क्या लक्षण बताता है कि इसमें तथ्य और प्रमाण पर आधारित है, ये वैज्ञानिक शैली है, इसमें मानव क्या है इसके सेंटर में है, और ये क्या है भूतकाल के आलोक में भविष्य पर क्या है बेटा, प्रकाश डालता है। फिर हमने पढ़ा कि साहित्य को लिखने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो बताई गई हैं, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति जो वर्णमाला के अकॉर्डिंग है, कालानुक्रम अनुसार पद्धति, और फिर चौथी कौन सी है बेटा, विधेयवादी पद्धति, ठीक है। विधेयवादी पद्धति जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमाणिक है, और इसके अकॉर्डिंग ही क्या है बेटा, सारा इतिहास क्या है इसमें रचा गया है। समझ आया बेटा, ठीक है। अच्छा, भाषा क्या होती है? ठीक है, भाषा क्या होती है बेटा, भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन, ठीक है। और लिपि क्या होती है बेटा, हिंदी की लिपि कौन सी है, पंजाबी, देवनागरी बेटा, देवनागरी। ये लिपि बाकी सारी लिपियों से, जैसे इंग्लिश की लिपि कौन सी है, रोमन, ठीक है, और पंजाबी की गुरमुखी, ये सारी लिपियों से जो देवनागरी जो हिंदी की लिपि है वो सबसे ज्यादा क्या है बेटा, वैज्ञानिक है, ठीक है, तथ्यों पर आधारित है ये। लिपि क्या होती है, भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिपि, जो भाषा को क्या है बेटा, एक नियम में बांधती है, ठीक है। इसके बारे में हम कल सारा डिटेल से करेंगे, सबसे पहले हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आगे आगे जो हमने कल करना है वो क्या है बेटा, जो साहित्य है ठीक है, जो हमारा समझने वाला कंक्लूड पॉइंट क्या है कि ये इन 3 भागों में विभक्त है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, हाँ, जैन साहित्य, आप भी बोला करो, नाथ साहित्य, ठीक है, अमीर खुसरो हो गया, ठीक है, रासो साहित्य हो गया, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, ये वो सारी इनकी जो रचनाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, आदिकाल के। आदिकाल की परिस्थितियां प्रवृत्तियां उस टाइम कैसे थी बेटा, परिस्थितियां उस टाइम, परिस्थितियां कितने प्रकार की होती हैं, हाँ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियां, ठीक है। उस टाइम की जो आदिकाल की परिस्थितियां थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है, वही दहेज प्रथा, ये वो जो हम पढ़ेंगे आगे, वो सब कुछ प्रचलन था, पर फिर भी क्या है, साहित्य लिखा गया, ठीक है। वो उस साहित्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मध्यकाल में क्या आ जाता है बेटा, हाँ, इसको हम नॉर्मली इसको भक्ति काल का नाम देते हैं, इसको क्या नाम देंगे हम, वो तो एक अलग पॉइंट है कि आदिकाल को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है, जैसे वीर गाथा काल है या ऐसे, ठीक है, हाँ, आरंभिक काल भी बोलते हैं। पर जैसे मैंने ये बताया कि इस काल में आपने बोला कि भक्ति का ज्यादा प्रचलन था, ठीक है, तो इस काल में किस चीज का प्रचलन था, साहित्य नहीं बताना,
राजाओं को खुश करने के लिए क्या करते थे कवि? रचना करते थे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। आश्रयदाताओं के ऊपर साहित्य लिखा गया, ठीक है। मतलब जो इस टाइम के जो साहित्यकार थे ना, उनको ये था कि हमें फेम मिले। फेम क्या होता है कि हमें कोई इनाम मिले। अपने जिस काल के राज्य के अंतर्गत राजा के अंतर्गत वो साहित्यकार होता था, रचना करता था, वो राजा की शौर्य वीरता, उसने युद्ध में क्या क्या जीता, किसके ऊपर विजय प्राप्त की, उसकी सारी जीवन काल को लेकर वे अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते थे? साहित्य लिखते थे। इस पे इसका जोर किसमें था बेटा? आदिकाल में था। मध्यकाल में आकर किसके ऊपर जोर चला गया? भक्ति काल के। भक्ति किस किस में डिवाइड हो गई बेटा? सगुण और निर्गुण में, ठीक है। निर्गुण में कौन सी काव्य धारा आती है? संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। और सगुण में कौन सी आती है बेटा? कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। सगुण जो है निर्गुण जो है वो ब्रह्मा का रूप क्या मानते थे? निर्गुण निराकार, कि भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने भगवान के जप तप पर जोर दिया था कि भगवान का जाप करो, ताप करो, ठीक है। आपने वो पढ़ा उल्ट बांसियां या नाथ संप्रदाय जो उल्ट बांसियां करता था, जैसे कबीर जी ने भी लिखी है, वो सब कुछ क्या है? निर्गुण के अंतर्गत आता है। और जो सगुण था, कृष्ण काव्य धारा थी, वो क्या मानते थे कि ब्रह्मा का निर्गुण निराकार रूप है, ठीक है। मेनली उन्होंने किसको आधार बनाकर अपनी रचनाएं की? राधा कृष्ण को, ठीक है। जैसे इसमें रीतिकाल भी आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले केशव के बारे में बताया था, ठीक है। आधुनिक काल में क्या आ जाता है बेटा? हाँ, भक्ति काल से निकलकर, जब भक्ति पर पूरा जोर दिया जा रहा था, वहां से निकलकर तो कुछ साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने आधुनिक काल में प्रवेश किया। आधुनिक काल के सबसे पहले जो साहित्यकार थे वो कौन से हैं बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन्होंने किस चीज पर जोर दिया? पहले भारतेंदु आए, फिर उसके बाद द्विवेदी आए, द्विवेदी युग आया, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया? छायावाद आया, ठीक है। उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है। ऐसे आगे आगे चलता रहा। भारत इस वाले काल में किस चीज पर बेसिकली जोर दिया गया? किसको सुधारने के लिए? हाँ, जागरूक करने के लिए उन्होंने किस चीज का सहारा लिया? साहित्य का सहारा लिया। अगर तो साहित्यकार हिंदी साहित्य, मतलब जो उनकी जो अपनी भाषा थी साहित्य की, उसमें उनको युगीन चेतना लेके आता है, तो वो लोगों को समझ नहीं आनी थी। तो भारतेंदु जी ने क्या किया? खड़ी बोली में हिंदी के विकास के ऊपर जोर दिया। पर खड़ी बोली में हिंदी का विकास किया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया? खड़ी बोली में हिंदी का विकास। भारतेंदु जी की ज्यादा रचनाएं बेटा हास्य पदात्मक लिखी है उन्होंने ज्यादा, ठीक है। व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा है। जो उस टाइम अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के ऊपर चोट लगाने के लिए उन्होंने व्यंग्य का सहारा लिया, ठीक है। और फिर द्विवेदी जी ने क्या किया कि खड़ी बोली में, पद्य में, मतलब हिंदी को लेके आए कि जो कविता का जो पैटर्न है, जो भी वो कविता लिखने की, उसमें हम सरल हिंदी का प्रयोग करें, ठीक है। फिर आगे छायावाद आ गया। छायावाद किसका सहारा लेता था? जब द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया ना, छायावाद ने किसका सहारा लिया? छायावाद के 4 स्तंभ पता कौन से हैं? कौन कौन से हैं? और जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। इसका हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। कुछ ऐसा जो मैंने आज करवाया जो आपको क्लियर नहीं है आपके माइंड में? पूछो मेरे से। क्लियर है?
मेरा समझ आया? क्या फीडबैक है आपकी? अच्छी लगी ट्यूशन आज पहली क्लास? आप बेसिकली तो अभी आपने आज से ही लिटरेचर का शुरू किया है, हिंदी का, हिंदी की मास्टर कैडर की क्लास, क्योंकि पहले पहले स्टूडेंट्स पता करके गए थे, तब सर को मेरे बारे में नहीं पता था, मैंने अभी इनसे कांटेक्ट किया है। तो फिर आज जैसे आप आए हो, आपके सर्कल में कोई और स्टूडेंट हो तो आप लेके आओ। ऑनलाइन भी हैं स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे अभी वीडियो चल रही है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी साथ में। हाँ हाँ, जिन्होंने लेनी है वो ऑनलाइन भी, मतलब क्लास चल रही है वो, वहाँ भी स्टूडेंट साथ में कनेक्ट है ऑनलाइन भी। ठीक है, जैसे आप क्लास में आप हो, आप और भी स्टूडेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि आज से शुरू करिए ना हिंदी की मास्टर कैडर की क्लासेस। आपका है ग्रुप, कुछ बन सकता है आपका ग्रुप? दो ही हो आप? ओके, आप कहाँ से आते हो? उब्बा, हाँ, आप मानसा से हो? अच्छा, अगर और भी हो तो आप स्टूडेंट्स और भी लेके आओ, है ना, ताकि हम, चलो एक हमारा बैच बन जाए अच्छे से, है ना। एक जैसे हम क्लास लगाएंगे तो एक दिन मैं आपका टेस्ट का रखूंगी, ठीक है, आपने एक दिन मेरे को टेस्ट देना है, और उस टेस्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालूंगी जैसे आपको मास्टर कैडर में आएंगे, ठीक है। पीटेट फर्स्ट क्लियर होगा ना आपका? कितने कितने मार्क्स में क्लियर है? हाँ जी, 97। और आपके? तो आपको यहाँ पे बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको। उतना सिलेबस सारा मैं सारा कवर कराऊंगी जो मास्टर कैडर के पेपर में अवेलेबल हो, आपको अच्छे आप स्कोर करो, ठीक है। तो जो भी आपको, जब मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैंने आपसे पूछा है, आप अपने पॉइंट्स कभी भी मेरे से क्लियर कर सकते हो कि मैम आज हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, ठीक है। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया ये आपने सारा घर से पढ़ के आना है, ठीक है। बुक्स तो आपको सर ने प्रोवाइड करवाई होंगी, दी हैं बुक्स आपको? अच्छा चलो, मैं सर से बुक्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप इतना थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। कुछ भी टॉपिक नहीं समझ आता मेरे से पूछो, आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा देते हैं हम, ठीक है। सिलेबस में जैसे ये सिलेबस है, सारा सिलेबस है, नेट पे भी पड़ा है सिलेबस, तो जैसे सिलेबस है ना, हमने जो ये टॉपिक है हिंदी साहित्य का, सॉरी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको आज कवर किया है, ठीक है। तो आपको बुक अवेलेबल करवा देती हूँ मैं सर से, तो आप उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो मैंने आपको बेसिकली टॉपिक्स करवाए हैं, वो आप पढ़ के आना, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन पूछ लो, कोई बात नहीं, फ्रैंक होके पूछो। पूछो एक्चुअली समझ थोड़ा मिलना घट कम लगा। ओके, हाँ जी, मैं थोड़ी सी दिक्कत है ये। अच्छा, मतलब मेरी समझ कम आई है या आपको धीरे, अच्छा धीरे धीरे समझते हो मतलब आप, तो फिर आप मेरे को बेटा बोल, अब अभी जो मैंने आपको ये करवाया ना कि साहित्य का इतिहास 3 भागों में विभक्त है, ये तो मैंने आपको वैसे जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया, जो हमने पहले इतिहास करा है ना, वो हमारा आज का टॉपिक है, ये तो हम कल क्लियर करेंगे इसको। इसका मैंने आपको एक बताया है कि इसकी आउटलाइन बोल सकते हो कि ये 3 भागों में विभक्त है, इसके अंदर जितने जितने कालों में ये आगे डिवाइड है, इसके कितने कवि है, इसके बारे में यही सारा सिलेबस है। एक बेटा एक के ऊपर टिक करना होता है आपने।